Hello my dear student, I hope you are preparing well at home for your board exam for class 12 physical education. In the same manner we are going to start our next topic today, sports injuries. Sports injuries क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी को हिंदी में बेटा खेल चोटें कहा जाता है. द इंजरीज विच अक्कर टू द स्पोर्ट पर्सन इन द स्पोर्ट्स फील्ड. खेल के मैदान में खिलाड़ी को जो भी चोटें लग जाती हैं उनको स्पोर्ट्स इंजरीज कहा जाता है, खेल चोटें कहा जाता है. एक बार देखते हैं, दोज इंजरीज विच यूजुअली अक्कर टू द स्पोर्ट पर्सन. ठीक है ना, खेल के मैदान में तो खिलाड़ी को ही ज़्यादा चोट लगने का चांस है. ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी वो ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरिंग कंपटीशन ही लगे. ट्रेनिंग के टाइम भी जब वो अकेले में ही प्रैक्टिस कर रहा है या एज ए टीम प्रैक्टिस कर रहा है तो भी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं. कंपटीशन में स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं और उनके होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस समय खिलाड़ी प्रेशर में खेलते हैं. तो इस प्रकार से खेल चोटें वो चोटें हैं जो खिलाड़ी को खेल के दौरान हो जाती हैं या उसके अभ्यास के दौरान हो जाती हैं. अब ये बेटा आपका 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको क्लियर करना एक कंसेप्ट बनाकर अगर आप समझोगे तो ये बिल्कुल टफ नहीं है. ये देखिए, जब स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाएंगी, भैया आपको चोट लग गई तो क्या आप उस टाइम पे ठीक से खेल पाओगे? नहीं ना. तो स्पोर्ट्स इंजरीज में खिलाड़ी कई बार फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं पाते और कई बार अगर करते हैं तो सेम स्ट्रेंथ और स्पीड जो उनकी पहले स्ट्रेंथ या स्पीड थी उस स्ट्रेंथ या स्पीड से नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी पार्ट इंजर्ड हुआ है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से खिलाड़ी उस काम को उस लेवल तक फिर कभी भी नहीं कर पाते. कई बार चोटें छोटी होती हैं और क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है और खिलाड़ी फिर से उसी लेवल पर आकर खेल सकता है. तो यहाँ पर देखिए, Due to sports injury, sport person is not able to participate in physical activity with same speed or strength. बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरीज ऐसी होती हैं जिनमें खिलाड़ी इंजरीज लगने के बाद उस लेवल पर उस स्पीड और स्ट्रेंथ से नहीं खेल पाता. तो बेटा स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी चोटें. तो सबसे पहले हमने पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरीज? द इंजरीज विच अक्कर ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज स्पोर्ट्स इंजरीज. उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ में प्लेयर का वो लेवल नहीं रहता, वो स्ट्रेंथ और स्पीड क्या हो जाती है, इंजर्ड पार्ट की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है. अब उसके बाद समझेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण. वर्गीकरण करके या क्लासिफाई करके जब हम किसी को चीज़ को समझते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. इन द सेम मैनर हमने क्लासिफिकेशन किया है स्पोर्ट्स इंजरीज का. 2 पार्ट्स में हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया, एक एक्सटर्नल इंजरीज और एक इंटरनल इंजरी. एक्सटर्नल इंजरी जो आपको बाहर से दिखाई दे जाए और इंटरनल इंजरीज जो बाहर से आपको पता ना चले कि ये पर्सन क्या है, इंजर्ड है या नहीं है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एक्सटर्नल इंजरीज हैं उसमें हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कहा गया है. सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में मैंने 5 इंजरीज यहाँ पर लिखी हैं. सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को मुलायम ऊतकों की चोटें कहा जाता है या मांसपेशियों की चोटें भी हिंदी में कहा जाता है. इसके हमने 5 पार्ट रखे हैं. उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इंटरनल इंजरीज में. इंटरनल इंजरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और सेकंड क्या है बेटा, हार्ड टिश्यू इंजरीज. ठीक है, मतलब आपकी जो एक्सटर्नल इंजरीज हैं उसमें तो केवल आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आएंगी 5. उसके बाद जो इंटरनल इंजरीज हैं उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, उसमें 2 है स्प्रेन और स्ट्रेन, और फिर है हार्ड टिश्यू इंजरी. हार्ड टिश्यू इंजरीज भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पर उसके बारे में हम अभी नहीं करेंगे. अभी हम सिर्फ कितना करेंगे, अभी हम आज सिर्फ हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात करेंगे. सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो आपने देखा होगा कि पहले इंजरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल में
और इंटरनल में। एक्सटर्नल में जिनमें चोट बाहर से दिखाई दे जाए और इंटरनल में जिनमें बाहर से ना दिखाई दे। एक्सटर्नल में 5 सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं और इंटरनल में हमारी 2 सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। पहले हम एक्सटर्नल में जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उनके नाम देखेंगे, एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, ब्रूजेस, उसके बाद लैक्रेशन और इंसिजन। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे स्प्रेन, स्ट्रेन और अगली तो हार्ट टिश्यू इंजरीज हैं। तो बेटा ये देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने शायद इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा और ये बहुत टफ लगेगा आपको, बट मैं अगर इनके हिंदी नेम लिख दूँ तो जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। एब्रेशन को हिंदी में कहते हैं रगड़, कॉन्ट्यूशन को हिंदी में कहते हैं सूजन, ब्रूजेस को कहते हैं नील पड़ना, लैक्रेशन को कहते हैं खरोच, और इंसिजन को कहते हैं चीरा, स्प्रेन को कहते हैं मोच और स्ट्रेन को कहते हैं खिंचाव। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि रगड़ लगना, तो हर बच्चे को कभी ना कभी रगड़ लगी होगी, तो एब्रेशन का मीनिंग आप बेटा समझ गए होंगे। उसके बाद कॉन्ट्यूशन मतलब जब आपको कभी कोई झटका लग जाता है, किसी भी वजह से सोई आ जाती है जिसको आप सूजन भी कहते हो, तो सूजन भी हर बच्चे को कभी ना कभी आई होगी। ब्रूजेस, नील पड़ना, ये भी देखो कभी ना कभी हम बचपन में या बड़े होकर भी गिर जाते हैं, किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, तो हमारी स्किन पे एक ब्लू कलर का मार्क आ जाता है और धीरे धीरे वो रेडिश होता जाता है और ठीक हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, तो उसको नील पड़ना या ब्रूजेस कहते हैं। लैक्रेशन, रगड़ तो स्किन के ऊपर की लेयर जब छिल जाती है तो रगड़ है। खरोच जब आपका किसी मतलब आपका कट लग जाता है तो वो आपकी खरोच है। और चीरा, इंसिजन, वो भी बेटा आपका इरेगुलर कट है, वो भी आपका कट है जिसमें बहुत तेजी से ब्लीडिंग होती है। तो अगर मैं अब बात करूं कि एब्रेशन का आपको पता है तो हर बच्चे को रगड़ का पता है। अगर मैं कॉन्ट्यूशन की बात करूं तो हर बच्चे को कॉन्ट्यूशन का पता है। उसके बाद अगर ब्रूजेस, नील पड़ने का भी सभी को पता है। लैक्रेशन, खरोच का भी सबको पता है। इंसिजन, चीरे का भी सबको पता है, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कोई कट लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्प्रेन की और स्ट्रेन की। स्प्रेन का भी मोच आना भी आप बार बार सुनते हो कि ये एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, इट इज़ अ लिगामेंट इंजरी है। जो लिगामेंट है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, तो बार बार आपको मोच आती है। अब स्ट्रेन क्या है, खिंचाव है। मतलब जब आप कोई जर्की मूवमेंट करते हो तो खिंचाव भी सभी को पता है। जब कोई आप जर्की मूवमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल एक बकेट है, फुल ऑफ वाटर है, अगर आपको इसको उठाना हो आप आराम से उठा सकते हो इसको, बट अगर आप झटके से कोई भी ऐसा हैवी वर्क करते हो तो आपके जो पर्टिकुलर मसल्स उस काम के लिए रेडी नहीं होती और उनमें झटका आ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है। अब ये हैं क्या, इनको एक एक करके हम सिस्टम से पढ़ेंगे, बट अब आई थिंक हिंदी में मेरे को इसका नाम लिखने से सब बच्चों को ये आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है, क्योंकि रगड़ को बेटा हम रगड़ ही बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको एब्रेशन नहीं बोलते, ब्रूजेस नहीं बोलते, नील पड़ने को लैक्रेशन खरोच होता है, इंसिजन आपका चीरा होता है। तो बेशक आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, बट अगर आप हिंदी इनके मीनिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसको अच्छे से लर्न कर पाओगे। अब हम करते हैं बेटा इनको एक एक करके डिस्कस। आज बेटा हम करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को मसल इंजरी भी कहा जाता है। इसको कोमल ऊतकों की या मुलायम ऊतकों की चोटें भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करेंगे। इट मींस इंजरीज ऑफ मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट, नर्व, फाइब्रस टिश्यू एंड ब्लड वेसल। अगर इनमें से मसल में, ठीक है, आपके टेंडन्स में, लिगामेंट में, नर्व में, फाइब्रस टिश्यू में, ब्लड वेसल, कहीं पर भी इंजरीज होती है तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहलाती है। मसल क्या है बेटा, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, सेल का जो ग्रुप है उसी को क्या कहा गया, मसल कहा गया। मसल इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, तो इसको फाइबर्स का भी ग्रुप कह सकते हो आप। अब ये क्या कहता है कि ये काम क्या करती है,
है ये जो मसल्स है ये आपकी टाइट भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये आपकी बॉडी में मूवमेंट का काम करती है, इन्हीं में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है जिससे बॉडी क्या करती है, मूव करती है। अब उसके बाद देखिए कि टेंडन्स क्या है, आपकी टेंडन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है जो आपकी मसल को और बोन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इनका एक सिरा तो मसल से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, बोन से जुड़ा होता है। तो इनमें भी अगर चोट लगती है तो वो भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहलाएगी। उसके बाद है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है बेटा, दो बोन्स को जोड़ने का काम करने वाला जो आपका पार्ट है बॉडी का, उसको क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। नर्व क्या है, नर्व हमारे नर्व्स आर थ्रेड लाइक आप यू कैन से स्ट्रक्चर्स विच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में फैले हुए धागे जैसी पतली पतली संरचनाएं, ये क्या करती है, हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं और मैसेज को रिस्पॉन्ड जब ब्रेन करता है तो उसको लाने का भी काम ये नर्व्स करती हैं। उसके बाद है फाइब्रस टिश्यू। जो फाइब्रस टिश्यू है, जो मतलब हमारी बॉडी में जो टिश्यू है जो फाइब्रस है इन नेचर, और ब्लड वेसल्स जो आपको दिखाई देते हैं कि जो ब्लड ले जाने का काम करती है। इन सभी में भी जो भी चोट लगती है बेटा उनको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कहा जाता है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज इंजरी ऑफ मसल, टेंडन्स, लिगामेंट, नर्व, ठीक है, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। इतना लिख दोगे तो बहुत है। अब उसके बाद है कितने टाइप्स की होती है, तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब हमने स्पोर्ट्स इंजरीज का क्लासिफिकेशन करा तो हमने 2 टाइप्स में करा कि एक एक्सटर्नल इंजरी होती है और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो बाहर से दिखाई देती है और इंटरनल जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले तो हम जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है जो एक्सटर्नल है वो हम 5 पढ़ेंगे, कॉन्ट्यूशन, एब्रेशन, ब्रूजेस, लैक्रेशन और इंसिजन। और उसके अलावा 2 इंटरनल है, स्ट्रेन और स्ट्रेन, वो भी आज ही हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो अब ये देखते हैं एक एक करके इनको समझते हैं। मैंने बताया कि पहले हम इनका हिंदी नाम करेंगे बेटा। कंट्यूशन क्या है, स्वेलिंग आती है इसमें, ध्यान रखना आपको। कंट्यूशन इट इज अ मसल इंजरी, मसल में होती है, हमें पता है मसल क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। इसमें होती है ब्लड वेसल इन द मसल्स आर ब्रोकन। हमारे जो मसल्स में ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं जो रक्त ले जाने का काम करती हैं, वो क्या होती है बेटा, टूट जाती है, वो डैमेज हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। और उनके टूटने के कारण क्या हो जाता है, वो बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। मैं पूरे हाथ पे स्वेलिंग आ जाती है, मैं हाथ उठा रही हूँ, हाथ काम नहीं करना, दैट मीन्स क्या है, जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्ड हो गया, वो डैमेज हो गई, उनमें रुकावट आ गई है। तो कंट्यूशन क्या है, इट इज अ मसल इंजरी इन विच द मसल्स in which the blood vessel in the muscles ruptured, so the body part stop to respond. बॉडी पार्ट क्या करना बंद कर देता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप इतना लिख देते हो तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। फिर से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे आप सूजन भी कह सकते हो। इट इज अ मसल इंजरी, ब्लड वेसल इन द मसल्स आर ब्रोकन, ब्लड वेसल्स टूट जाती है। स्वेलिंग इज द कॉमन फीचर, समटाइम्स मसल्स फेल टू रिस्पॉन्ड। मतलब कई बार आप काम भी करते रहते हो पर स्वेलिंग दिखाई देती है उस बॉडी पार्ट में और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और कई बार बेटा वो काम करना भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो सिंपल है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें। सेकेंड है एब्रेशन। एब्रेशन को आप क्या कहोगे, रगड़ भी कह सकते हो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कभी ना कभी रगड़ ना लगे हो। चलते टाइम, साइकिल चलाते टाइम हम गिर जाते हैं और क्या हो जाती है, हमारी टॉप लेयर ऑफ स्किन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इट इज अ स्किन इंजरी इन विच द टॉप लेयर ऑफ स्किन इज डैमेज्ड। इसमें बेटा ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आप देखोगे कि जहां से टॉप लेयर हटती है वहां पर रेड रेड डॉट्स से दिखाई देती है, वो एक्चुअली आपकी स्किन दिखाई देती है आपको, क्योंकि ऊपर की टॉप लेयर हट गई है और नीचे वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती, ये ज्यादातर फ्रिक्शन की वजह से अक्सर होता है। तो एब्रेशन क्या है, स्किन इंजरी है। दूसरा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यूजुअली अकर ड्यू टू फ्रैक्शन की वजह से होता है। टॉप लेयर ऑफ स्किन इज डैमेज, स्किन की ऊपर की जो लेयर है डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की। इंटरनली ये चोट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि किसी इंटरनल ऑर्गन मतलब इंटरनल लेयर को डैमेज करता
मैंने करा कि मसल्स, ब्लड वेसल इन द मसल्स रैप्चर्ड या यू कैन से डैमेज। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो टूट जाती है अंडर द स्किन और उनमें से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर स्किन के अंदर खून फैल जाता है, ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग से क्या होता है वो आपको स्किन पर ब्लू और रेड कलर का दिखाई देगा। फिर से सुनिए, ब्रूजेस का मतलब है नील पड़ना, सभी को कभी ना कभी नील पड़ा होगा। इसमें क्या होता है बेटा, ऊपर की जो स्किन है वो अनअफेक्टेड रहती है, स्किन पर चोट नहीं है, स्किन के अंदर जो मसल है उसमें ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी इंजरी, ब्लड वेसल क्या हो जाती है आपकी, डैमेज हो जाती है, उनमें ब्लीडिंग होती है। आप कॉन्ट्रेक्शन में देखो कि उनमें ब्लीडिंग नहीं होती पर डैमेज हो जाती है, यहाँ पर उनमें ब्लीडिंग होती है और वो ब्लड स्किन के नीचे फैल जाता है, वो आपको ब्लू और किसमें आपका ब्लैक कलर में कई बार दिखाई देता है। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रूजेस या नील पड़ना कहते हैं। एक बार देखते हैं बेटा, अपर स्किन इज अनअफेक्टेड बट इनर टिश्यूज आर डैमेज। अपर स्किन तो अनअफेक्टेड रहती है बट इनर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। द ब्लड स्प्रेड अंडर द स्किन बिकॉज ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जिससे स्किन के अंदर खून फैल जाता है। ड्यू टू कलेक्टिंग ब्लड, अंदर खून इकट्ठा होने की वजह से ब्लैक एंड ब्लू मार्क सीन ऑन द स्किन, एक ब्लैक और ब्लू कलर का मार्क देखा जाता है जो बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होकर पर्पल कलर का हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, ब्रूजेस या नील पड़ना कहते हैं। लैक्रेशन को हिंदी में कहा जाता है खरोंच, और एक और है बेटा फिफ्थ है इंसिजन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ये भी, इसको कहा जाता है चीरा। ये दोनों हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे क्योंकि इनका कंपैरिजन आता है पेपर में और इनमें डिफरेंसेस भी आते हैं और इनसे क्वेश्चन आता है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि अब हम करने वाले हैं लैक्रेशन और इंसिजन। लैक्रेशन को मैं लिख देती हूँ, हिंदी में कहा जाता है खरोंच, और इसको कहा जाता है इंसिजन को कहा जाता है चीरा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बेटा, अगर मैं जनरली भी कोई भी देखे कि खरोंच या चीरा, खरोंच तो लगता है थोड़ी सी खरोंच लग गई और चीरा एकदम थोड़ा वास्ट सा वर्ड है, तो हमें लगता है कि जो चीरा होगा वो ज़्यादा डेंजरस होगा, मतलब आपका इंसिजन जो है वो ज़्यादा डेंजरस होगा। अगर इनका हिंदी मीनिंग भी याद रखना है तो देख लेना कि लैक्रेशन बड़ा वर्ड है तो खरोंच भी बड़ा वर्ड है, तो खरोंच को बड़े वर्ड के रूप में कर लेना और इंसिजन एक छोटा वर्ड है, इसको आप चीरे के रूप में याद कर लेना, ठीक है। तो खरोंच और जो चीरा है दोनों इनका मीनिंग ध्यान में रखना है। लैक्रेशन में क्या है, इट इज द इरेगुलर कट इन द स्किन। इरेगुलर कट है जो आपका लैक्रेशन है वो इरेगुलर कट है, मतलब आपका जो कट है वो नॉर्मल नहीं है, वो मतलब स्मूथ कट नहीं है, इरेगुलर कट है। जैसे आप कुछ छील रहे हो, चाकू से आपकी उंगली कट गई, ब्लेड से आपकी उंगली कट गई, ये लैक्रेशन है, खरोंच। इसमें कहता है कि इरेगुलर कट इन द स्किन फॉर्म ए शार्प ऑब्जेक्ट। ये जो वाउंड होते हैं बेटा इनमें ज्यादा खून नहीं निकलता, ब्लीडिंग नहीं होती है बट बहुत ज्यादा नहीं होती। अब ये जो वाउंड्स हैं ये जो वाउंड्स हैं दीज आर वेरी डेंजरस बिकॉज दे आर पॉइजनस इन नेचर। ये पॉइजनस होते हैं, खून तेजी से ना निकलने की बजाय की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्किन में रह जाते हैं और उससे क्या हो सकता है कि आगे इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। और क्लियर कहा गया है कि जो आपका लैक्रेशन है दीज आर मोर डेंजरस देन इंसाइज्ड वाउंड, मतलब इंसिजन चीरे से खतरनाक है खरोंच। ओके, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि विच इज मोर डेंजरस, आपका इंसिजन या आपका लैक्रेशन। बच्चों को लगता है कि इंसिजन ज्यादा डेंजरस होगा, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बट नहीं बेटा, आपका लैक्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा टफ है क्योंकि वो पॉइजनस है, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, कम होती है, तो जो बैक्टीरिया है वो वहीं रह जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। फिर से मैं लैक्रेशन रिपीट कर रही हूँ कि लैक्रेशन को खरोंच कहा जाता है, इरेगुलर कट है किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, और इसमें जो वाउंड्स होते हैं दे आर पॉइजनस, दे आर उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, और उसके अलावा बेटा ये इनसाइज वाउंड से ज्यादा जहरीले होते हैं।
ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अब हम इंसिजन करेंगे। इंसिजन भी क्या है? इंसिजन आपका ड्यू टू शार्प एज ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, किसी शार्प पैनी धारदार मतलब ऑब्जेक्ट से कट लग जाना, जैसे कि आपके जूते स्पाइक से ही कट लग गया, किसी भी ऑब्जेक्ट से। ये जो कट होता है ये डीप कट होता है, ये आर्टरीज को और कई बार वेन को भी कट कर देता है। आर्टरीज तो क्या करती है बेटा, हमारे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और जो वेन्स है वो आप कह सकते हो लेस ऑक्सीजन, जिसमें लेस ऑक्सीजन होगी उस ब्लड को वापस लाती हैं ऑक्सीजनेट करने के लिए। आई बात समझ में? तो आर्टरीज या वेन को कट कर देते हैं जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, अगर इसको टाइमली आपको रोकने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है, इसमें खून तेजी से निकलता है तो बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं, ये ज्यादा डेंजरस नहीं होते। मतलब एक बार अगर क्योर हो गए, ये इनका इलाज हो गया तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। ये इंसिजन आप कह सकते हो कि जो चीरे से कट लगता है वो खरोच से लगे कट के मुकाबले कम खतरनाक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन आता है, रीड करते हैं, इट इज इरेगुलर कट इन द स्किन फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट। ये लैक्रेशन में कह रहा है, इसमें भी कहता है कि शार्प ऑब्जेक्ट से कट है इंसिजन में भी, बट ये इरेगुलर कट नहीं है। दूसरी बात है, इसमें आपका वाउंड स्मूथ नहीं होता, और इसमें से भी आपकी आर्टरीज या वेन कटती है ज्यादातर, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग कम होती है, बट लैक्रेशन इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू इंसिजन। आई होप यू विल गेट द पॉइंट बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर उसके बाद हम करेंगे आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में स्ट्रेन और स्ट्रेन। अब हम करेंगे बेटा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में इंटरनल इंजरी। इंटरनल इंजरीज जो होती हैं बाहर से नहीं दिखाई देती। इंटरनल इंजरीज में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आएगा स्ट्रेन और स्ट्रेन। अब इसको ध्यान से समझते हैं दोनों। सबसे पहले तो ये बता दो कि जो वर्ड है स्प्रेन और स्ट्रेन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका पहले मीनिंग समझिए कि स्प्रेन मोच लगने को कहते हैं, स्प्रेन, ठीक है। स्प्रेन क्या है? मोच आना। और स्ट्रेन क्या है बेटा? स्ट्रेन को कहते हैं खिंचाव। तो दोनों ही वर्ड एक जैसे मिलते जुलते लगते हैं, पर स्ट्रेन मोच है और स्ट्रेन क्या है? खिंचाव है। अब ध्यान से सुनिए, पहले हम करेंगे स्ट्रेन को। स्ट्रेन क्या है बेटा? अगर आप कोई भी कार्य आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, बट जब आप जर्की मूवमेंट करते हो, आपकी मसल्स उस काम को करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसके हिसाब से रेडी नहीं हुई है, तो क्या होगा, आपको जो मसल्स है वो आपकी बॉडी में ओवर स्ट्रेच हो जाएगी। इस ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स को ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेन कहा जाता है, क्योंकि आपकी मसल्स में क्या आ गया है? खिंचाव आ गया है। कई बार ये बहुत ज्यादा होता है, जो मसल्स है वो पूरी तरह रप्चर्ड हो जाती है, डैमेज हो जाती है और कोई भी काम नहीं कर पाती है, तो जर्की मूवमेंट से बचना चाहिए। तो देखिए, इट इज अ मसल इंजरी, मसल इंजरी है क्योंकि मसल ही डैमेज होती है। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज तो आप सभी में लिख सकते हो, ड्यू टू जर्की मूवमेंट मसल रप्चर। जर्की मूवमेंट करा, आपने झटके से कोई काम करा, ऐसा नहीं है कि आपकी मॉम ने कहा कि ये जो बकेट ऑफ वाटर है आप उधर रख दीजिए, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट आप रेडी नहीं हो उसके लिए। आपने एकदम झटके से वो काम करा। कोई भी काम आप जब झटके से करते हो बेटा, तो मसल स्ट्रोन अप नहीं है, तो आप देखोगे कि आप उसको क्या कहते हो, आप नॉर्मल भाषा में कहते हो भाई मुझे झटका लग गया, वो एक्चुअल में आपका स्ट्रेन है, खिंचाव है, ओवर स्ट्रेच हो गई है, मसल फ्रैक्चर्ड हो गई है। ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, स्ट्रेन क्या होते हैं? अक्कर होते हैं, ओवर स्ट्रेच होने की वजह से ये होते हैं। अब हम जो स्ट्रेन पढ़ते हैं बेटा, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज तो है, बट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में हमने पढ़ा था लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो फाइब्रस टिश्यू है वो दो बोन को आपस में जोड़ेगा, तो उसको लिगामेंट कहेंगे। ये लिगामेंट डैमेज होता है किसी भी इंजरी की वजह से। इट इज अ लिगामेंट इंजरी, इट मे अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट। जो लिगामेंट है जो दोनों बोन को जोड़ रहा है, या तो वो स्ट्रेच हो गया है जरूरत से ज्यादा किसी भी कारण से, या वो फट गया है, वो बीच में से मतलब फट गया है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको मोच आती है। जनरली अकर एट रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ज्यादातर ये रिस्ट जॉइंट में या एंकल जॉइंट में होता है। फिर से देखो,
टीयरिंग ऑफ मसल इज नोन एज स्प्रेन। स्प्रेन क्या है? लिगामेंट इंजरी। मोच आना आपकी लिगामेंट इंजरी है, जो आपका लिगामेंट है वो फट जाता है या ओवर स्ट्रेच हो जाता है। अगर जिन लोगों को ये लिगामेंट डैमेज हो जाता है उनको बार बार आप देखोगे कि बार बार उनको मोच आती है। अब हम देखते हैं बेटा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टिश्यू इंजरीज और प्रिवेंटिव मेजर्स। की सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अलग अलग आपको पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। कॉजेज इनके सबके नॉर्मली सेम कॉजेज है, ठीक है, वही रिपीट होते हैं। और इनके फिर हम क्या करेंगे, कैसे बच सकते हो प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो एक बार देखते हैं, इट इज वेरी इजी टू लर्न। ओवर यूज, जब आप ओवर यूज ऑफ मसल्स करते हो बेटा तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। आपकी बॉडी की एक लिमिट है, जब उस लिमिट से एक्सेसिव आप कोई कार्य करोगे तो डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। फॉल्स, जब आप कभी गिरते हो तो बेटा ये खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद है इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, जो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज कर रहे हो अगर ये प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर न्यू एंड इंक्रीज एक्टिविटी, जब आप कोई नई एक्टिविटी करते हो या कोई नए तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हो या कुछ न्यू लेकर आते हो तो आप उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं होते और इसकी वजह से इंजरीज होती हैं। फैटिग, थके होने की अवस्था में कभी भी काम नहीं करना। फैटिग के कारण बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। आप खुद देखोगे, अब जब टायर्ड हो आप लिख रहे हो कि 2 पेजेस और लिख लेता हूँ, आप सुबह उठ के देखोगे उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, क्योंकि थके होने की अवस्था में आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती, ना तो मैनुअली ना मेंटली। ओके, उसके बाद देखिए पुअर वार्मिंग अप। आपकी बॉडी एक मशीन है, उसको रेडी होना चाहिए, जब वार्म अप होना चाहिए, उसको टोन अप होनी चाहिए मसल्स। बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल लेवल से थोड़ा बढ़ जाना चाहिए जब आप गेम्स में जा रहे हो। तो इसके लिए सभी गेम्स में स्टार्टिंग में वार्मिंग अप करवाया जाता है। तो अगर वार्म अप प्रॉपर नहीं करते हो तो बेटा उसमें इंजरी का खतरा ज्यादा रहता है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, यहाँ पर इम्पैक्ट लिखा है मैंने, ओनली इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, या आप कह सकते हो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो सकती हैं। फॉल्टी टेक्निक्स एंड पोस्चर, जो पोस्चर है वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर वो गलत है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो भी इंजरीज हो सकती हैं। और अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, ठीक है, हर गेम का एक रिदम है, एक टेक्निक है, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से सीखकर नहीं खेलते हो तो चोट लगने के खतरे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये इसके क्या थे बेटा रीजन से, बट फिर देखिए ओवर यूज ऑफ मसल्स, फॉल्स, उसके बाद इम्प्रॉपर इक्विपमेंट अगर यूज करे हैं, न्यू एंड इंक्रीज एक्टिविटीज अगर आई है, फैटिग, थके होने की अवस्था में, वार्म अप ठीक नहीं करने की वजह से, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, अगर आपका एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, फॉल्टी टेक्निक्स, अगर गलत तकनीक आप गलत पोस्चर अपना रहे हो तो ये भी क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के, बचे कैसे, इसका उल्टा कर दो एक तरीके से। अगर आप वार्मिंग अप नहीं करते तो इंजरीज होती है, अगर आप प्रॉपर वार्मिंग अप करोगे तो क्या होगा, इंजरीज से बच जाओगे। उसके बाद एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी को पहले टोन अप करो, एप्रोप्रिएट कंडीशन में लाओ जिससे आप क्या कर सको, अपनी एक्टिविटीज कर सको। साउंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्किल एंड इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उनकी भी प्रॉपर नॉलेज गेन करो पहले, और टेक्निक्स की भी, ठीक है, जिससे क्या होगा, चोट लगने के खतरे आप 70% तक रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद है एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्निक। टेक्निक का बेटा हम मतलब हर चीज का इंडिविजुअल बेस होता है कि कोई टेक्निक का कैसे यूज करेगा। अगर आप उसको ठीक तरीके से यूज करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो प्रॉपर यूज सीखिए टेक्निक्स का। नो ओवर टीयरिंग एंड ओवर यूज ऑफ बॉडी, थके होने की अवस्था में कोई काम नहीं करना, ओवर यूज बॉडी का नहीं करना। जब लगे कि हाँ थक गए हो तो बेटा, अगर आपको पता होगा कि ज्यादातर जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज है, वो टायर्ड, थके होने की अवस्था में, फैटिग की कंडीशन में, ओवरलोड ऑफ वर्क की वजह से लगती है। तो ओवरलोड नहीं लेना, जब आप थक गए हो तो रेस्ट इज द बेस्ट। उसके बाद देखिए ओके सेफ्टी रूल्स, हमेशा सेफ्टी रूल्स की भाई मुझे तो कभी लगती नहीं है, मुझे तो आज तक बोल नहीं लगी, तो मुझे तो हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है, पैड लगाने की क्या जरूरत है, ग्लव्स पहनने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं होता बेटा। इंजरीज से बचने के लिए हमेशा सेफ्टी रूल्स को ओबे करो। फेयर एंड अनबेस्ड ऑफिशिएटिंग, जब आपको लगे कि ऑफिशिएटिंग मतलब आपका जो एम्पायर है, जो डिसीजन मेकिंग है, अगर वो आपको लग रहा है
गलत हो रही है, तो ऐसे में भी क्या है, खिलाड़ी परेशान हो जाता है और रूल ब्रेक करके खेलता है और उससे चोटें लगती हैं। तो जो ऑफिशिएटिंग है वो बिल्कुल ऑफिशियल होनी चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर टीम का उसको पक्ष नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज स्पोर्ट्स इंजरीज बढ़ जाएंगी। उसके बाद है बेटा प्रॉपर कूलिंग डाउन। जिस प्रकार वार्मिंग अप जरूरी है ना खेल से पहले, उसी प्रकार खेल के बाद अपनी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लाना जरूरी है, जिसको कूलिंग डाउन बोला गया। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा किन टेक्निक से हम प्रिवेंटिव, कौन से प्रिवेंटिव मेजर से हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं। एक तो वार्म अप करके, अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ बॉडी रख के, साउंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट रख के, टेक्निक्स का यूज प्रॉपर तरीके से करके, ओवर यूज ऑफ बॉडी ना करके, यानी कि थके होने की अवस्था में ना खेल के, सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे, अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग से बचेंगे, जो एम्पायर होगा वो बिल्कुल भी अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, और बॉडी को जिस प्रकार वार्म अप करना जरूरी है उसी प्रकार कूलिंग डाउन भी जरूरी है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट स्टूडेंट। थैंक